एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2। अच्छा, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर बता रहा है टीचिंग पीरियड 10 है, असेसमेंट 1 है, वेटेज 8 है। बेसिकली कहा जा रहा है कि टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि 10 पीरियड्स में कम से कम इस चैप्टर को आप ख़त्म कर दें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि इस चैप्टर में आप लर्न क्या क्या करेंगे। आप लर्न करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी की समराइज पढ़ेंगे आप। अंडरस्टैंड करेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल किस तरह कैलकुलेट करता है रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। डिस्क्राइब करेंगे स्पेक्ट्रम और रिलेटेड डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन टू एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड यूज ऑफ एक्स रेज। एक्सप्लेन न्यूक्लियर रेडिएशन, photon as unit of radiation. Describe the concept of orbits. Explain significance of quantized energies. Distinguish among principal energies levels. Describe general shapes of sp orbitals और हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम थ्योरी। ये सारी चीज़ें आप लर्न करते चले जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है हिस्ट्री फर्स्ट टाइम टू ग्रीक फिलोसफर्स यूपिसिस एंड डेमोक्रिटस फॉर 440 BC gave the idea that matter is composed of indivisible, invisible, and infinite number of building blocks called atomos, Greek unknown terms. This ancient theory of atom was based on philosophical reasoning rather than scientific basis. They said that different atoms and their different combinations produce different types of matter. उन्होंने बताया भाई, उन्होंने थियोराइज किया कि भाई सारी चीज़ जो है, सारा मैटर जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक पर बना है जिसको आप एटमॉस कहते हैं। वो ब्लॉक ऐसा है कि ना वो टूट सकता है, ना उसके पीसेस हो सकते हैं, और इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं उसके पास। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दे सेड दैट डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। यानी अलग अलग एटम और अलग अलग उसकी कॉम्बिनेशन अलग किस्म के मैटर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया इस बारे में और बातें होती गई। एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट ये है कि मैटर इज कम्पोज ऑफ 4 एलिमेंट्स, जो कि उससे भी पहले का था। कहते थे कि मैटर 4 चीज़ों से बना है, या तो वो अर्थ से बना है, या तो वो पानी से बना है, या तो वो एयर से बना है, या तो वो फायर से बना है। लेकिन अब हमें पता है कि सिर्फ ये नहीं है। आगे आप डिटेल में पढ़ते चले जाते हैं तो आपको समझ में आता चला जाता है। द आइडिया ऑफ एटम वाज रिविजिटेड एंड स्टडीड अपॉन मेनी साइंटिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स। हाउएवर जॉन डेल्टन 1903 में रिकग्नाइज किया है कि भाई, उसको रिकग्नाइज करा गया है कि वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पायनियर है। उसने डिस्कवर किया, उसने सही से इसको पोस्टुलेट किया कि भाई एटम क्या है और उसकी थ्योरी क्या होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये टाइम लाइन मेंशन है, किस टाइम लाइन में क्या चीज़ बोली जा रही थी। 12 साल की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की फंडामेंटलिटी दैट डुवेल इन एटम। रॉबर्ट एंड्रू मिल्किन ने इन 1909 performed an ingenious oil drop experiment with charged oil drop getting suspended in electric field। यानी ऑयल जो है उसको इंजीनियस ऑयल एक्सपेरिमेंट का था, जिसके अंदर इन्होंने चार्ज ऑयल ड्रॉप लिया और उसको सस्पेंड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, हैविंग इट्स वेट बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ही फाउंड आउट दैट द चार्ज ऑन every oil drop was an integral multiple of 1.6 multiplied by 10 raised to power 19 coulombs, which encouraged him to deduce that this must be the charge of Thomson's electrons। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसका उन्होंने चार्ज इस तरह डिस्कवर किया जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। In 1911, Ernest Rutherford laid the foundation that atoms consist of extremely charged regions, which he called nucleus। अब इसने डिस्कवर किया, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने कहा कि भाई एटम की फाउंडेशन भी होगी कुछ। अब उसकी फाउंडेशन को हम कह देते हैं कि भाई बहुत चार्ज जगह पार्टिकल होगा, चार्ज रीजन होगा, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। वेयर इन द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, जहाँ पे ज़्यादातर मास जो भी कोई एटम का है वो कंसंट्रेटेड होकर इस जगह जमा हुआ है। वाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। By 1920, scientists knew and believed that most of the mass of atom was located in their central nuclear core, and in 1932, English chemist James Chadwick informed the world about the third subatomic particle that was neutral and part of nucleus, which he named neutron। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। डायग्राम के थ्रू आपको पता लगा सकते हैं कि जो ये बीचों बीच जो बना हुआ है ब्लू और ब्लू वाला हिस्सा, वो न्यूक्लियस कहला रहा है, और जो बाहर ऑर्बिट बना हुआ है, सर्कुलर बना हुआ है शेप, वो है इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे वो ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। जबकि न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ होता है प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बिल्कुल चिपका हुआ घूम रहा है, और न्यूट्रॉन भी वहीं पे मौजूद होता है। ठीक है, अब ये बताना है एक हीलियम एटम का एग्जांपल देके इन्होंने यहाँ पे बताया।
अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ें तो इलेक्ट्रॉन सबएटॉमिक पार्टिकल है जो जे थॉमसन ने 1897 में स्टडी किया, डिस्कवर किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके। ही कॉल्ड द कैथोड रे बीम्स एज electron thereafter. Millikan with his oil drop experiment calculated the charge of an electron. ठीक है, अब डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो डिस्कवर किया मिल्किन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन refers to the presence of electron in various shells, subshells। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हर हर एलिमेंट की अपनी अलग, जिसके अंदर पता लगाते हैं कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के अंदर है और वो किस तरीके से कौन सी ऑर्बिट में कौन सी सबशेल में कितने मौजूद हैं। ठीक है, अब उसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ते जाएंगे किस तरह हमें सॉल्व करना होता है, किस तरह क्या होता है। उस अरेंजमेंट से डिसाइड होता है कि एटॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, और ऐसी सारी चीज़ें हम इसी तरह पता लगा सकते हैं। अच्छा, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया 1886 में। जर्मन फिजिसिस्ट है ये, इन्होंने परफॉर्म रोटेट कैथोड इन कोक्स डिस्चार्ज ट्यूब करा, जिसको कनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, और डिस्कवर किया कि भाई प्रोटॉन नाम के भी कोई गैस एलिमेंट है जो उसमें मौजूद है। ठीक है, तो 99.94 मास ऑफ एन एटम एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। सारा का सारा जो मास है ऑलमोस्ट वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है एटम का। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट डिफरेंट मासेस। ऑल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सब एलिमेंट्स के अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है बहुत, और ये जेम्स चैडविक से डिस्कवर किया था अपने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में, जिसमें ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम प्लूटोनियम ऑन बेरिलियम। अल्फा पार्टिकल्स उसने रे की तरह मारे थे पोलिनियम से लेके बेरिलियम पे। A stable element had noted that some highly penetrating neutral particles would produce। नोट किया कि और पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हुए, उन पार्टिकल्स को उन्होंने न्यूट्रॉन के तार पे नाम दे दिया। अच्छा जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मास नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किसका मास क्या है, किसका एटॉमिक मास क्या है, मास इन ग्राम्स क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये याद करने की चीज़ें ये आपने करना है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट ज़रूर आप करने की कोशिश कीजिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 6530 जिंक। How many times the mass of electron is lesser than the mass of proton and neutron। अच्छा, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो है एक एडवांस वर्जन रदरफोर्ड की थ्योरी का। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने आपने पढ़ा है कि किस तरह गोल्ड फॉइल पे उसने रेज मारी और गामा रेज मारी, और फिर जो डिफ्लेक्ट हुई वो अलग पार्टिकल्स से, जो रह गए वो अलग पार्टिकल्स थे। इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड बिकम सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग दैट एटम्स हैव टाइनी पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स revolving around it. It compared the movement of electron around nucleus like planet around sun. This comparison of atomic model with solar system was defective because electrons are charged bodies while planets are chargeless। सबसे बड़ा डिफेक्ट जो उसकी सिस्टम का था रदरफोर्ड के, वो ये था कि रदरफोर्ड ने कंपेयर किया सोलर सिस्टम की मूवमेंट्स को इलेक्ट्रॉन टू एटम की मूवमेंट्स में, जबकि प्लानिटरी बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज कम होता है उसमें। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स As a result, electrons become closer and closer to nucleus and finally fall into it। तो होता क्या है, जब गोल गोल घूमते रहते हैं तो इवेंचुअली वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब आते आते उसी में गिर जाते हैं। फर्दर इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली emit एनर्जी शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर वो कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे होते तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली बोथ फ्रॉम डिड नॉट हैपन, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। Neither electron fall into the nucleus nor continuous spectrum is formed. Contrary line spectrum is formed। These complications were explained by Danish physicist नील बोर। अब ये सारे रिपोर्ट आ रहे थे तो ये डेनिश फिजिसिस्ट था नील बोर, जिसने इसको एक्सप्लेन किया कि क्या मसला है, क्या हो सकता है और किस तरह इसको आप बेटर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके एटॉमिक मॉडल था बेस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। अब पोस्टुलर्स पढ़ लेते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी के। Electrons revolve around nucleus in circular orbits situated at fixed distance from nucleus with definite energy। यानी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, इन्फिनिट एनर्जी नहीं होती उसके अंदर, और उसी पे वो फिक्स डिस्टेंस पे सर्कुलर मूवमेंट करते रहते हैं। As long as electrons remain in orbit, the proper order, it neither loses nor gains energy। जब तक वो अपने असाइंड ऑर्बिट में हैं, प्रॉपर ऑर्बिट में हैं, तब तक ना वो एनर्जी लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं, तो फिक्स एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट करते रहते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग एक्साइटेशन का मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, उसमें क्या होता है, सम क्वांटाइज एनर्जी एंड जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू
an appropriate higher energy orbit when it turns back to lower energy it emits quantize, यानी थोड़ी बहुत एनर्जी लीक हो जाती है, उसको काउंट कैसे करते हैं, हमारे पास नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है उससे हम काउंट कर लेंगे। अच्छा, बी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है वो है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द रेगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स mvr is integral part of nh डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, ये m मास है, v वेलोसिटी है, r आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। वेव नंबर और रेडिएशन की कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। द ट्रूथ ऑफ बेसिक assumption of Bohr's atomic theory was established when applied to the single electron system like hydrogen। ठीक है, अब ई और एम इसमें हम चार्ज बोल रहे हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, which electron is moving velocity v according to Coulomb's law the electrostatic force between a nucleus and electron is written as। Coulomb's law यूज करके हमने ये सारे एलिमेंट, हमने ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और इक्वल होता है 1/4 पाई ई पावर 0 के। ठीक है, तो अब ये यूज़ करके हमने क्या करा, पर एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लगाया, तो जब दो फॉर्मूले मिले तो उन्होंने इनको ऑन कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन में जो सिमिलर चीज़ थी वो आपस में रिड्यूस होती गई और करते करते हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल गया कि रेडियस इस तरीके से पता लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच टू, ये हो गया, तो वी यहाँ से निकल आया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप स्क्वायर करोगे ताकि आपको v की वैल्यू भी निकले। अब क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन में। अब इक्वेशंस को बस हमने रीबैलेंस करना है जब तक आपको सारी वैल्यूज ना मिल जाए। रीअरेंज करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन दिखेगी और जहाँ पे हमने बता दी है प्रिमिटिव कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट की क्या है, जो सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो सारी हम इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद आपको आंसर निकल जाएगा बोर्स कॉन्फिडेंस और उसकी वैल्यूज के मुताबिक कि भाई ए नल क्या है। इक्वेशन को डिटरमाइन कर देगी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन आयंस क्या करता है। ठीक है, अब फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये आपके पास आ गया एक एग्जांपल जो मेरिकल का। तो रेडियस का रेडियस ऑफ n इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने इसका किया था r इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर डिवाइड बाय z। n हमें पता चल गया 4 है, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। a नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर हमने डिसाइड कर दी है, हम वो डाल देंगे। इनको बस कैलकुलेशन करेंगे, आपका जवाब निकल आएगा भाई क्या रेडिएशन बनती है इसकी, क्या रेडियस निकलता है इसका। सही है, अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी का तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, ई टोटल इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई। पी ई है वर्क डन इक्वल्स, जो कि आप लिख सकते हो नेगेटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से वापस रिड्यूस कर लोगे। तो इसकी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगी कुछ इक्वेशन इस तरह की। यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, उस वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप लोग इसका सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब इजीली निकल आएगा। अब एनर्जी कैलकुलेट करनी है एल शेल में। ठीक है, तो एल शेल में आपने एनर्जी करनी है, वैल्यू ऑफ के दी हुई है, आपने बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है के ई इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन की आपके पास वैल्यू है के भाई 2 है वो, और के आपके पास है जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, दोनों को बस डिवाइड करना है, आपके पास आंसर निकल आएगा। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। वेव नंबर्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला सीधा दिया हुआ है, इसमें भी आपने बस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। आपके पास बेसिक इक्वेशन ये दी हुई है कि v इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाई बाय 1/n स्क्वायर बेस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर बेस 2। वैल्यूज इनपुट करेंगे और फिर सारा जवाब हमारा निकल आएगा। अच्छा, डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी या बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड दो स्पीशीज विद सिंगल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन और उसके सिमिलर जैसे एलिमेंट्स हैं उसी पे अफेक्टेबल है और किसी पे नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट्स में करते हैं, लेटर ऑन पता चला है कि भाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन सिंगल प्लेन बट इन 3 डिमेंशन, यानी 3D, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से कर रहा था स्क्वायर शेप में। According to Bohr's concept, electron in an atom is located at definite distance from nucleus and involves with finite definite velocity, which is against the Heisenberg uncertainty principle। यानी definite velocity नहीं होती, change हो सकती है उसकी। Heisenberg principle को के खिलाफ ये चीज़ बोलता है और Bohr's concept फिर गलत हो जाता है। Bohr's theory एक्सप्लेन करता है सिर्फ एक ही नेचर पार्टिकल की जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की क्या है, पार्टिकल नेचर करता है, सिर्फ वेव नहीं करता, जो कि डी बोर्गेस हाइपोथेसिस है। अच्छा, spectrum and hydrospectrum. Light is composed of one kind of ray
और वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि सन की लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक है। हाउ एवर लाइट लाइक सनलाइट, बल्ब लाइट आर कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, यानी मल्टीपल रेज है, उसमें मल्टीपल कलर्स निकल सकते हैं, तो उसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। मैंने बीम ऑफ एनी पॉलीक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म प्लेस इन स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्प्लिट्स डिस्ट्रॉयज इनटू सेवरल कलर्स। आपने इस प्रिज्म में देखा होगा, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट होगा आपके पास फिजिक्स में, क्लास 9-10 में किया होगा, तो उस प्रिज्म में जब लाइट मारते हैं तो पूरी रेनबो बीम्स निकल आती है, तो उसको आप कह रहे हो कि भाई जो सनलाइट है या ऐसी लाइट्स हैं वो प्रिज्म में इस तरीके के कलर बना सकती हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम विच कंटेन्स कंटिन्यूस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बेसिकली वो लाइट्स जो आप प्रिज्म के थ्रू या किसी के थ्रू गुजार हो, लेकिन वो रिटर्न में आपको रेनबो इफेक्ट देने, पूरे रेनबो कलर्स दिखाने लगे, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे बिलोंग करती हैं। ठीक है,